नमस्कार। आज इस वीडियो में हम समास और समास के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहां आज आप हिंदी से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। समास एक ऐसा विषय है जो आपको कक्षा छठी से ही यानी क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है और आपको क्लास 12 तक ये आता रहता है। साथ ही साथ आप 12th आउट करने के बाद भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी आपसे सामान्य हिंदी में समास का कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया ही जाता है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई किसी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बनाई, मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई है कि जो भी इसे देखे उसे इतने अच्छे से तरीके से ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए कि आने वाली किसी भी तरह के एग्जाम में, चाहे वो छोटी क्लास में है या चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, उसमें उस इस टॉपिक को यानी इस समाज को अच्छे से वो समझ ले और अटेम्प्ट कर ले। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ आना है और रट्टा नहीं कराना है या दो तीन लिख के दिखा देना है कि ट्रिक है, नहीं, ये किसी ट्रिक से आप कभी नहीं सीख सकते। जब तक आपको बेस नहीं मालूम होगा तब तक आप समास नहीं जान सकते। समास किसे कहते हो, समास के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम समास के बारे में जान लेते हैं कि समास होता क्या है। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ समझा देती हूँ कि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं जो मिलकर एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं जिसका मतलब ही अलग होता है। उसको हम यहाँ पर समास कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अब क्या होता है, आगे समास रचना में दो शब्द होते हैं जिसमें एक होता है पूर्व पद जिसको पहला पद भी कहा जाता है और दूसरा होता है उत्तर पद जिसको दूसरा पद भी कहा जाता है, और ये दोनों मिलकर ही एक नया शब्द बनाते हैं जिसको समास कहते हैं। यानी पूर्व पद प्लस उत्तर पद इज इक्वल टू समास। क्लियर है? एक उदाहरण लेकर चल लेते हैं। दश है आनंद जिसके। अब यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक पद है। दो से अधिक पद है तो यहाँ ये हुआ पूर्व पद और उत्तर पद, और जो एक नए शब्द का निर्माण किया वो हुआ दशानन यानी समस्त पद। यानी पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने की प्रक्रिया समस्त पद कहलाती है और पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी समास की प्रक्रिया में पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह, ये दो चीजें होती है, समास विग्रह और समस्त पद। समस्त पद यानी उन शब्दों को जोड़ना और समास विग्रह अर्थात उनको अलग करना। उसके बाद आते हैं यहाँ समास के भेद के ऊपर। समास के भेद अगर आप अभी तक पढ़ रहे होंगे स्कूल में, तो अभी तक आपको 6 भेद बताए जा रहे होंगे। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, तीसरा आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अभी तक आपके जो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में या स्कूल्स में जो भी बुक्स लग रही हैं उसमें आपको ये 6 समास बताए जा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो हमारी बुक्स हैं, जो भी ऑथर्स वगैरह से पब्लिश होती है, या आप किसी 9th या 10th की किसी ग्रामर बुक को उठा लीजिए जो ऑथराइज़ हो, जो पब्लिश्ड हो, साथ ही साथ उनके ऑथर हो जिन्होंने बुक को लिखा है, उसमें उन लोगों ने समास के 4 भेद माने हैं। जिसमें क्या है, तत्पुरुष समास पहला समास है जिसके अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास आता है। यानी द्विगु और कर्मधारय अलग समास नहीं है। दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा अव्ययी भाव समास। अब अगर एक बात यहाँ ध्यान देने की है तो वो ये है कि संस्कृत में द्विगु तथा कर्मधारय समास को अलग भेद माना जाता है। अगर हम उन 6 भेदों को पढ़ रहे हैं तो हम संस्कृत के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो कर रहे हैं हिंदी के व्याकरण के, क्योंकि व्याकरण जब आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आपको नियम ना मालूम हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो हम तो हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, तो हम हिंदी पढ़ के क्या करेंगे, हिंदी में कुछ आएगा, हमारी लोकल लैंग्वेज है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, हम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी अदर सब्जेक्ट्स पे आपकी प्रायोरिटी रहती है। तो इसी चक्कर में क्या होता है, बहुत से बच्चे जो है स्कोर नहीं कर पाते। तो इसलिए हिंदी व्याकरण को समझना बेहद मुश्किल है, और जब अगर आपने व्याकरण को समझ लिया तो आप हिंदी साहित्य लिटरेचर को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इस और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय समास दो अलग भेद माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा जब होती है तो तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत की जाती है। यानी कि अगर स्कूल में आपको आपकी टीचर समास पढ़ा रही है और वो 6 भेद बता रही है,
तो वो हिंदी की बुक होते हुए भी संस्कृत के नियमों का पालन कर रही है। और अगर वो आपको 4 भेद बता रही है जिसमें द्विगु समास और कर्मधारय समास को वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत मान रही है, तो वो आपको हिंदी के व्याकरणिक नियमों के अनुसार पढ़ा रही है। तो चलिए हमारा जो पहला समास है अव्ययी भाव समास, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय अर्थात उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुत आसान सा होता है। उपसर्ग अगर आपने पढ़ा हो तो ये भी एक अलग विषय है हिंदी से ही संबंधित, जिसमें अलग-अलग प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग, तो उन्हीं में से ये उपसर्ग है। और जिसका पूर्व पद यानी पहला पद जो होगा उपसर्ग होगा, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण लेकर चल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने रस वाले टॉपिक में भी ये समझाया था, जितने ज्यादा उदाहरणों की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा उदाहरणों को आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी कोई दिक्कत होती है, कोई उदाहरण नहीं समझ आता, आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। तो हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है प्रतिदिन। प्रति जमा दिन। यहाँ जो प्रति शब्द है वो है पूर्व पद और जो दिन शब्द है वो है उत्तर पद। तो पूर्व पद हमने बात की थी, जिसका पहला यानी पूर्व पद जो हो वो हो अव्यय यानी उपसर्ग। तो इसका विग्रह करने पर बनेगा दिन दिन या दिन ही दिन में। उसके बाद है यथाशक्ति। जो यथा है वो भी एक अव्यय है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो सकता, तो शक्ति के अनुसार। आमरण, अब जो मरण है वो उत्तर पद है और जो आ है वो पूर्व पद यानी उपसर्ग है, अव्यय है। तो आमरण यानी मरने तक, यानी मरण तक। चौथा है अनुरूप। अनु जो है उपसर्ग है और रूप यानी रूप के योग्य। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा यहाँ पर क्या है, वही अव्यय यानी अविकारी, जिसमें किसी प्रकार संज्ञा, सर्वनाम या लिंग, वचन किसी भी आधार पर किसी प्रकार का उसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, परिवर्तन ना हो, वो अविकारी यानी अव्यय कहलाता है। भर पेट, भर यहाँ पे अव्यय है और पेट भरकर। बेखटके यानी बिना, बे यहाँ उपसर्ग है और बिना खटके के। यथा समय, समय के अनुसार। अब देखिए, आप जितने ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको मेरी जो पीडीएफ से आपको नोट्स मिलेंगे उससे भी, साथ ही साथ आपके पास भी कोई अलग बुक है उससे, या आप अपने टीचर से कोई क्वेरी करते हैं, आप नेट से कोई ढूंढते हैं, तो आपको जितने ज़्यादा उदाहरण मिल जाए आप उतने ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस कीजिए। अगले देखते हैं आजन। जन से लेकर, आ जो है यहाँ उपसर्ग है। आ समुद्र, समुद्र तक, आ जो है उपसर्ग है। तो क्लियर सी बात है, अव्ययी भाव समास उस समास को कहा जाता है जिसका पूर्व पद जो होगा या तो उपसर्ग होगा या अविकारी शब्द होगा। अविकारी मैंने बताया जिसमें लिंग या वचन के आधार पर किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। अगले उपसर्ग की ओर बढ़ते हैं। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है, जिसे कहेंगे एक तरीके से अलग होना। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास में दोनों यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मेन होते हैं, कोई भी कम इम्पोर्टेंट नहीं होता, कोई भी गौण नहीं होता, उस स्थिति में द्वंद्व समास होता है। इनको युग्मों को जोड़ने का काम करता है, यानी जो समस्त पद होगा उसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होगा। और जब हम उसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर वो जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे और तथा इन दो शब्दों का प्रयोग होगा। उदाहरण लेकर चल लेते हैं। अन्न जल। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हो रहा है, ये समस्त पद है। जब इनमें इसका समास विग्रह करेंगे तब इसमें और या तथा का प्रयोग करेंगे। तो अन्न और जल यानी दोनों इंपॉर्टेंट है, खाना भी और पानी भी। दोनों शब्दों के अपने अलग इंपॉर्टेंस है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। तो उस स्थिति में द्वंद्व समास होता है। आटा दाल। आटा और दाल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। घर द्वार, घर और द्वार। जीवन मरण, जीवन और मरण। दूध दही, दूध और दही। द्वंद्व समास, जिसमें दो शब्दों में द्वंद्व हो, जो एक दूसरे से मेल ना खाते हो, दोनों की अपनी अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, दोनों स्वतंत्र हो, समस्त पद में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हो, साथ ही साथ विग्रह करते समय उस समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाए यानी वो हट जाए और उसके स्थान पे और या तथा का प्रयोग हो, ये होता है द्वंद्व समास। उसके बाद भी आपको ये मेरे द्वारा दिए गए उदाहरणों के बाद भी आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपकी परेशानी को हल जरूर करूंगी। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उस समास को कहा जाता है जहाँ पे जो पूर्व पद है वो विशेषण होने के कारण
कम इम्पोर्टेंट हो यानी गौण हो तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान हो। विशेषण विशेष्य का अंतर समझते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उसको विशेष्य कहा जाता है। वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। ये इसकी पहचान होती है। दूसरा यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो ये होगा कि इसमें प्रसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है। सामान्यतः जो तत्पुरुष समास होता है वो दो प्रकार से बनेगा हमेशा। पूर्व पद भी संज्ञा हो और उत्तर पद भी संज्ञा हो, और दूसरा जिसमें पूर्व पद संज्ञा हो तथा जो उत्तर पद है वो क्रिया हो। उदाहरण लेकर चल लेते हैं। युद्ध का क्षेत्र, यहाँ पे जो का शब्द है वो है प्रसर्ग। प्रसर्ग होता है जब आपने छोटी कक्षा में कारक पढ़े होंगे, कारक चिन्ह जिसे कहते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, ठीक है। तो ये आपके कारक चिन्ह होते हैं जो दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने का काम करते हैं। यानी एक सेंटेंस है, दो शब्द आ रहे हैं, उसमें जब तक प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा वो सेंटेंस, वो शब्द दोनों पूरे नहीं होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। तो यहाँ पे युद्ध जो है वो संज्ञा है, का जो है प्रसर्ग चिन्ह है और क्षेत्र जो है वो भी संज्ञा है। तो ये है समस्त विग्रह। जब हम इसका समास बनाएंगे तो ये बन जाएगा युद्ध क्षेत्र। स्नान के लिए घर तो स्नान घर। जो के लिए है वो है आपका प्रसर्ग चिन्ह, ग्रह भी संज्ञा है और स्नान भी संज्ञा है। ये संज्ञा से संज्ञा हो गया। अब हम देखते हैं संज्ञा से क्रिया की ओर। शरण में आगत, यानी जो में है वो प्रसर्ग चिन्ह है, आगत आपकी क्रिया है, शरण जो है आपका संज्ञा है, तो शरणागत। तो इस तरीके से जो तत्पुरुष समास है वो दो प्रकार से बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रसर्ग चिन्हों का लोप होने का क्या मतलब है, जिसके आधार पे जो तत्पुरुष समास है वो 6 तरीके के होते हैं। जो 6 प्रकार के तत्पुरुष समास है वो कारक की दृष्टि से 6 हैं। कारक आपने पढ़े होंगे, मैंने पहले भी बोला, वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है? जिसमें से कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 हो गए। अब इसमें जो कर्ता कारक जो है वो, और जो एक और कारक है संबोधन, वो, उन दोनों को हटाने के बाद, उन दोनों कारक चिन्हों को हटाने के बाद, यानी ये 2 कारक चिन्ह इसमें प्रयोग नहीं होते, बाकी जो कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। सिर्फ कर्ता ने और संबोधन का ये सारे चिन्ह होते हैं, वो इसमें प्रयोग नहीं होता। तो कर्म तत्पुरुष की ओर बढ़ते हैं। कर्म कारक का प्रसर्ग चिन्ह जो होगा को, यानी दो शब्दों के बीच में जो प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग होगा वो होगा को। तो इस समास में समस्त पद बनाते समय को प्रसर्ग चिन्ह, जब हम समस्त पद बना रहे हैं तो जो को है वो लुप्त हो जाएगा। उदाहरण है यश प्राप्त। अब ये समस्त पद है, समास विग्रह करने पर क्या होगा, यश को प्राप्त। यानी जब हमने समस्त पद बनाया तो को का लोप हो गया, को वहां से हट गया, और जब समास विग्रह किया हमने तो वो बन गया यश को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। वन गमन, वन को गमन। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। क्लियर है? ये है कर्म तत्पुरुष, इसका प्रसर्ग चिन्ह को है। अगला हमारा जो तत्पुरुष का भेद है वो है करण तत्पुरुष। इसके जो पहचान है, इसके जो प्रसर्ग चिन्ह है वो है से और के द्वारा। करण कारक में से और के द्वारा होता है, ठीक है। और जब इसमें प्रयोग किया जाता है, जब इसको समस्त पद बनाया जाता है तो इनका लोप हो जाता है, यानी ये दोनों हट जाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेकर चलते हैं, तुलसी कृत, ये समस्त पद है और विग्रह करने पर तुलसी द्वारा कृत। से भी आ सकता है, लेकिन से यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्या उस वर्ड को अच्छे से पूरा कर रहा है। तो तुलसी से कृत नहीं, तुलसी द्वारा कृत। जन्मांध, जन्म से अंधा। शोकाकुल, शोक से आकुल, यानी जो शोक में खोया हुआ है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। मनचाहा, मन से चाहा। यानी आप यहाँ देख रहे हैं जब समस्त पद बना रहे हैं तो इनका लोप हो रहा है, और जब समास विग्रह कर रहे हैं तो इनका प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का प्रसर्ग है के लिए, यानी किसी को कुछ देने की फॉर्म में इसका प्रयोग होगा। यानी हम किसी को उसके लिए, किसी को देने की फॉर्म में, किसी को देने के लिए ये प्रयोग होगा के लिए।
जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी यानी जो गाड़ी है उसमें माल है, कुछ दे रखा है। रहा खर्च, राह के लिए खर्च, स्नान घर, स्नान के लिए घर। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जब समस्त पद बन रहा है में प्रसर्ग चिन्ह विलुप्त हो रहा है और जब उसका समास विग्रह हो रहा है तो प्रसर्ग चिन्ह प्रयोग में आ रहा है। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष, इसका प्रसर्ग चिन्ह होता है से। किसके? अलग होने का भाव या तुलना करना या डरना या लजाने के लिए होता है। जैसे रोग से मुक्त, रोग से मुक्ति यानी अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है। देश निकाला, देश से निकाला, अलग होने का भाव है। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, जो प्रदूषण से अलग हो चुका है। गुणहीन, गुण से हीन, जिसमें गुण नहीं है यानी अलग होने का भाव है यहाँ पे। पथ भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट हो चुका है, भटक चुका है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। ये सारे तत्पुरुष समास के पार्ट्स हैं, भेद हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं संबंध, पांचवा संबंध तत्पुरुष, जिसका प्रसर्ग चिन्ह होगा का, के, की आदि। इसमें जैसे उदाहरण लेकर चलते हैं, सेनापति, सेना का पति यानी समस्त पद है तो सेनापति और प्रसर्ग चिन्ह का लोप हो गया और जब समास विग्रह किया तो का, के, की इनका प्रयोग हुआ। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजपुत्री, राजा की पुत्री। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। हरि भक्ति, हरि की भक्ति। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतने अच्छे से समास क्लियर होगा। जितने ज्यादा आप अलग अलग उदाहरणों को उठाकर कहीं ना कहीं से, कोई पेपर से या कुछ भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप समास को उतने अच्छे से समझ पाएंगे। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। इसका प्रसर्ग चिन्ह होगा में, पर। समस्त पद में इनका लोप हो जाएगा और समास विग्रह में ये आ जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। सांबर बड़ा, सांबर में डूबा बड़ा। सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं। अगले समास की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं द्विगु और कर्मधारय, जो तत्पुरुष के ही भेद हैं। द्विगु समास को यहाँ ध्यान से सुनेंगे, जिसका पहला पद जो होगा यानी जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा, यानी वो किसी नंबर को सिंबलाइज करेगा कि वो पहला पद जो है नंबर को सिंबलाइज कर रहा है। और जो दूसरा होगा वो किसी ग्रुप की बात करे, वो संख्यावाची नहीं होगा, वो किसी ग्रुप की यानी समूह की बात करेगा, तो वह द्विगु समास होता है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा, ठीक है, और जो उत्तर पद होगा वो समूहवाचक विशेष्य होगा, यानी विशेषण की विशेषता बताएगा। यानी आप एक चीज, अगर आपको विशेषण विशेष्य याद नहीं रहता तो एक चीज याद कर लीजिए, जिसका पहला पूर्व पद संख्यावाची हो, किसी नंबर को सिंबलाइज करे, और दूसरा पद जो हो किसी ग्रुप की बात करे। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, नव्र रत्न। अब नव का मतलब होता है नौ, रत्न का मतलब होता है रत्न। तो नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, यानी पहले वाले ने नंबर बताया, दूसरे वाले ने समूह के, ग्रुप के बारे में बात की। यानी रत्न एक तो नहीं होगा, शुरू में ही नौ जुड़ गया उसके साथ, तो नौ रत्नों का समूह। अठन्नी, अठ यानी आठ। अन्नी यानी आनो, यानी आठ आनों का समूह। चौमासा, चौ यानी चार, मासा यानी मास। अब एक मास की तो बात नहीं हो रही, शुरू में ही संख्या पता चल गई, कितने? चार, तो चार मासों का समूह या समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों की, त्रि यानी तीन, तीन वेणियों यानी नदियों का समाहार। पंजाब, पंजाब यानी पंज यानी पांच, आब यानी आबो यानी नदियों का समाहार। सतसई, सात, सत यानी सात, सही यानी सौ, दोहों का समूह। जो ये सतसई है ये दोहों के लिए ही प्रयोग की जाती है, तो 700 दोहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, जो तीन रंगों की बात करे। ती यानी तीन, रंगा यानी रंगों का समूह। तो ये आपको पढ़कर ही समझ आ रहा होगा। त्रिफला, तीन फलों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। यानी द्विगु समास उस समास को कहा जाता है जिसका पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा, और उत्तर पद जो होगा वो होगा समूहवाचक विशेष्य। विशेषण यानी विशेषण यानी किसी चीज की विशेषता बताना,
और विशेष्य जो विशेषण की विशेषता बताए। अगर आपको तब भी नहीं याद रहता तो पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद आपका समूहवाचक होता है। ये होता है हमारा द्विगु समास। अब हम बढ़ते हैं कर्मधारय समास। मैं आपको एक अलग ट्रिक से समझाऊंगी, मैं एक अलग तरीके से आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बीच का अंतर बताऊंगी, ताकि आपको जो इन दोनों के एग्जाम्पल्स होते हैं ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात कर लीजिए दशानन की। दशानन हमारा एक उदाहरण है। अब ये दशानन अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। अगर एक बच्चा कहता है कि दशानन है कर्मधारय समास, तो भी ठीक है। और अगर दूसरा बच्चा कहता है कि दशानन है बहुव्रीहि समास, तो भी ठीक है। ये इस दिशा में ठीक है। जो कर्मधारय समास होता है ना, कर्मधारय समास उस समास को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। और जो उत्तर पद होता है ना, वो प्रधान होता है। यानी दोनों में ही विशेषण और विशेष्य का संबंध यहाँ पर होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मैंने उदाहरण से समझाता हूँ, डेफिनेशन छोड़ दीजिए। डेफिनेशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिए, आप वहाँ से समझ लीजिए। मैं एक उदाहरण लेकर चलती हूँ। आप मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है, आपने उसमें एक बीच में लाइन ड्रॉ की। बीच में लाइन ड्रॉ करके आपने दशानन लिखा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड लिख दी। ठीक है। अब आपने एक जगह लिख रहे हो 10 हैं जो आनंद। दशानन का मतलब होता है रावण। तो रावण के कितने सर हैं? 10। तो 10 है जो आनंद, और दूसरा बनता है 10 है जिसके आनंद। यानी पहले वाला कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि कर्मधारय समास में जब हम विशेषण की विशेषता बता रहे हैं कि वो सर जो 10 हैं, कि 10 हैं जो आनंद, 10 हैं जो सर, यानी जो उसकी विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वो कितने हैं, वो 10 हैं। ये होगा हमारा कर्मधारय समास। और दूसरे बहुव्रीहि समास में होगा कि जो ये बताए कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे की क्वालिटी बता रहे, किसी तीसरे की बात कर रहे, किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं कि 10 है आनंद जिसके, यानी 10 भी अलग गया, सर भी अलग गया, और बात कौन उठ के आ गया? रावण। कि 10 है जो 10 है आनंद जिसके। अगला उदाहरण देखते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ भोले बाबा को भी कहा जाता है, शिव की बात होती है। और यहाँ ये विशेषता भी बता रहा है, कंठ यानी गला, नील यानी नीला, कि नीला है जो कंठ, यानी गले की विशेषता बताइए कि जो नीले रंग का है। तो ये हुआ कर्मधारय समास, क्योंकि विशेष्य ने विशेषण की विशेषता बता दी। क्लियर है? उसके बाद ये होगा अगला, जब हम बढ़ेंगे बहुव्रीहि समास कैसे, कि नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ पे ना नीले की बात हो रही, ना कंठ की बात हो रही। यहाँ किसी और तीसरे इंसान की विशेषता हमें पता चल रही है, गुण पता चल रहा है कि नीला कंठ किसका है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। और उदाहरण ले लेते हैं। मैं बार बार यही कहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण की प्रैक्टिस कीजिए। और बहुव्रीहि और कर्मधारय समास का प्रिपेयर करने का सबसे इजी मेथड यही है कि आप उनको कंपेयर कीजिए, कि अगर आप कोई कर्मधारय समास का एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या वो बहुव्रीहि समास हो सकता है, या आप बहुव्रीहि समास की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या वो एग्जाम्पल कर्मधारय समास हो सकता है। अगर आप इस अंतर के माध्यम से इन दोनों को समझोगे ना, आप कभी जिंदगी में बहुव्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही होती है। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में क्या आया, मान लीजिए नीलकंठ आया, और बच्चा लिखा है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, और वो कंफ्यूज होके वो उसको लिखना था बहुव्रीहि समास और वो लिख देगा कर्मधारय समास, तो नंबर यहीं गए। यानी आंसर उसने सही दिया है, पर वो कंफ्यूजन हो गया, उसको आंसर उसने गलत, मतलब वो कंफ्यूज हो गया अपनी, कि उसको लगा वो बहुव्रीहि है जबकि वो कर्मधारय है। तो मैं दोबारा यही कह रही हूँ छात्रों, इन दोनों कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को सबसे अच्छे से समझने का तरीका यही है कि आप इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट को समझो। कर्मधारय में बार बार ये कह रही हूँ, कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें विशेष्य विशेषण की विशेषता बताता है, कि जो कंठ है वो नीले रंग का है। और बहुव्रीहि समास वो होता है जो दोनों चीजें मिलके, यानी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे बंदे की क्वालिटी बता रहे, किसी तीसरी चीज के बारे में बात करें, कि ऐसा कंठ नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ? भगवान शिव का। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पीताम्बर।
पित्त यानी पीला है जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र। यानी यहाँ कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो कपड़ा कैसा है, पीले रंग का। तो वो क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। तो कर्मधारय समास, जहाँ से आपको पता चले ये दोनों ही आपस में उपमान है, एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, तो वो हो गया कर्मधारय समास। अब अगर आपको ये पता चलता है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले वस्त्र कौन धारण करता है, विष्णु, कृष्ण, ठीक है, तो ये क्या हुआ, बहुव्रीहि समास, यानी इन दोनों ने मिलके किसी तीसरे की बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज भी होंगे, जैसे हम ले लेते त्रिलोचन, बहुव्रीहि समास, और अब हम द्विगु समास के अंतर को समझते हैं। बहुव्रीहि समास और द्विगु समास के बीच के अंतर ये है कि मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया चतुर्भुज, ठीक है। अब मैंने यहाँ बात की, आपको द्विगु समास में मैंने बताया था कि पूर्व पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद समूहवाचक होगा। अब चतुर्भुज आप कहते हैं, चार है जो भुजाएं, ठीक है, यानी गिनती बता रहा है, तो आप कहेंगे ये तो द्विगु समास है। लेकिन अगर आपने कहा चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी, विष्णु की, तो उस कंडीशन में ये बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। यानी द्विगु समास और बहुव्रीहि समास भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते, चतुर्मुख। अगर आपने लिखा कि चार हैं, चार मुखों का समूह, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। और अगर आपने लिखा चार मुख है जिसके, कौन, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, तो क्या हो गया ये, बहुव्रीहि समास। तो बच्चे जो ज्यादातर जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं कर्मधारय बहुव्रीहि में और द्विगु और बहुव्रीहि में। अगर आपने इन दोनों के अंतरों को समझ लिया, तो आप कभी भी इन तीनों के अंतरों को, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए अपने तरीके से। आपके पास बुक्स होंगी, आपके पास मैं पीडीएफ भी दूँगी, आप उनसे कंपेयर कीजिए कि क्या जो ये क्वेरीज़ है, ये जो क्वेश्चंस हैं, क्या मैंने सही सॉल्व किए हैं। चलिए, हमारे यहाँ पे समास खत्म होते हैं। आशा है आपको समझ आई होगी, और मैं आपको बार-बार पीडीएफ की बात कर रही हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स की बुक्स हैं, सब कुछ मैं आपको पीडीएफ पे अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं और से भी आपको नोट्स, एग्ज़ाम्पल्स या किसी बुक्स के थ्रू आपको नोट्स मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालूँगी और आपको सॉल्यूशन दूँगी। आशा आपको समाज बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।